हसन नाजरीन, दो ख़बरें मैं आपको देना चाहूँगा जिसके तहत आपको एक बड़ा साइलेंट किस्म का किलर है जो हमारे मुआशरे में बहुत स्पीड से स्प्रेड कर गया है। एक मेंटल हेल्थ है और दूसरा क्या कहते हैं फैमिली रिलेशंस है। एक ख़ातून थी लाहौर शहर के अंदर जो जानवरों को टॉर्चर करके उनकी वीडियोस अपलोड कर रही थी लाहौर शहर में, जिसके अंदर खरगोश भी थे, बिल्ली भी थी और कई और जानवर थे। उनके घर के ऊपर सोशल मीडिया पोस्ट के बाद जहाँ पे वो टॉर्चर कर रही थी, पुलिस ने रेड्स की, उनको एप्रीहेंड कर लिया और जानवरों को भी बायाब कर दिया। ये एएसपी सईदा शरबानो नकवी ने लीड की थी पुलिस रेड और डीएचए के अंदर ये हो रहा था। दूसरी तरफ पिंडी में एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया उसकी फैमिली की तरफ से जब वो अपना टिकटॉक का अकाउंट डिलीट ना करे। घर वालों के इजहार करने के ऊपर उन्होंने कहा आप टिकटॉक अकाउंट डिलीट करें, बच्ची ने मना कर दिया और इसके ऊपर उसको मार दिया गया और पहले उसको सुसाइड दिखाया गया। ये दोनों जो इश्यूज़ हैं इनको आपने थोड़ा बारीकी में समझना है। जो पहला वाला इशू है उस खातून का जो जानवर मार रही थी, ये एक मेंटल हेल्थ इशू है कि हमारे निज़ाम, हमारे मुआशरे के अंदर हमारे पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनके दिमाग का। ये खातून एक मॉडल थी, ये अकेले रहती थी, साथ इनकी एक रूममेट थी और अगर मेरा ख़्याल है इनकी रिपोर्ट्स कराई जाएं, इनके बारे में मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो तो डेफिनेटली शी इज़ नॉट ओके। लेकिन हमारे निज़ाम में कोई सिस्टम ऑफ केयर नहीं है। एट द सेम टाइम जिस बच्ची को कत्ल कर दिया गया है उसकी फैमिली जो थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट करती है। एक नेशन स्टेट है, उसकी मोरालिटी डिफाइंड नहीं है। दुनिया की डिफरेंट एप्लीकेशंस, कॉन्सेप्ट्स मुआशरे में आम होते जा रहे हैं। एक ट्रांजिशनरी पीरियड है, उसके अंदर स्टेट कोई प्रोटेक्शन या एजुकेशन नहीं ऑफ़र कर रही। ऑस्ट्रेलिया जैसे लिबरल नेशन स्टेट्स ने सोशल मीडिया पे 16 साल की उम्र तक पाबंदी लगा दी है कि पेरेंटल कंसेंट वगैरह आप खोल नहीं सकते। तो यहाँ पे ये सवाल बनता है कि लिबरलिज्म फॉर लिबरलिज्म सेक हमें करना चाहिए कि नहीं। अब ये दोनों तो आप कह सकते हैं कि यार हमें क्या फ़र्क पड़ता है इनसे, मुल्क में और बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मुल्क के जितने मर्जी बड़े प्रॉब्लम्स हों, जो ये साइलेंट किलर्स हैं कि आपकी ज़हनी हालत क्या है, लोग ये फील करते हैं कि सोशल मीडिया के बगैर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उनकी एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं होता। चाहे वो एक्सप्रेशन अच्छा हो या बुरा हो या उस पर कोई मॉरल जजमेंट आप पास करें, वो सेकेंडरी नेचर की होती है। इसी सारी ड्यूरेशन के दौरान जो एक्ट्रेस थी, जो बेचारी अपने फ्लैट में फौत हुई मिली थी, उनका अब स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद वो 9 महीने से ज़ायद उधर थी और उनकी बॉडी इतनी डिकम्पोज कर की थी। ये सारी की सारी एक मिक्स एंड मैच ऑफ थिंग्स हैं कि हमारी लोकल सकाफ़त क्या है हमें नहीं पता। हम इस्लामिक रियासत हैं, सेकुलर रियासत हैं, हमारी मोरालिटी कहाँ से ड्राइव होती है, क्या हमारी मोरालिटी एरिया टू एरिया कल्चर वाइज डिफ़ाइन होती है। जो हम मोरालिटी इंपोर्ट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वेस्टर्न आइडियाज़ की या इवन लेट्स से बॉलीवुड के आइडियाज़ की या इंडियन आइडियल्स की, क्या ये हमें अप्लाई करती है कि नहीं। क्या हमारे मुल्क में किसी डिफरेंट मोरालिटी में बिलीव करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस सब को जब आप मद्देनज़र रखते हैं तो आपको समझ आता है कि स्टेट कितना डीपली फेल कर गया है। ये जो बच्ची डीएचए में रहती थी, टेक्निकली ये फाइनेंशियल एलीट में आती है। फाइनेंशियल एलीट जिनके पास पैसा है, एक्सेस है, ताकत है, जो वो एक्ट्रेस थी वो फाइनेंशियल एलीट में इस तरह आती थी कि वो एक मेन स्ट्रीम अदाकार थी, टीवी चैनल्स पे आती थी, मशहूर थी, लोग उनके चाहने वाले थे, लोग उनके नाकदीन भी होंगे। लेकिन ये लोग प्रोटेक्टेड नहीं फील कर रहे रियासत पाकिस्तान के अंदर। रियासत पाकिस्तान इनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रही। तो रियासत पाकिस्तान है किसके लिए? गरीबों के लिए तो है नहीं, वो बजट ने साबित कर दिया। मिडिल क्लास जो सैलरीड क्लास है उसको तो उन्होंने निचोड़ दिया, टैक्सेशन की मद में तुन के रखा हुआ है। तो ये एलीट की भी नहीं है तो फिर किसकी है? आहिस्ता आहिस्ता 47 से लेकर आज तक जहाँ पे हमें पढ़ाया जाता था कि जी 22 ख़ानदान थे जो पूरे पाकिस्तान को ओन करते थे, अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वेल्थ। ये मुझे लगता है 22 ख़ानदान से भी कम पे कहानी चली है कि हमने एलीट को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, इतनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कर दिया है कि अगर पहले पूरे मुल्क की जो एसेट्स थे वो 10% लोग ओन करते थे तो आज वो शायद 1% से भी कम है। अब दिक्कत क्या है कि 1% ऑफ 25 करोड़ नंबर बहुत बड़ा लगता है और उस ज़माने में 10% ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो नंबर थोड़ा लगता था। हम सोचते शायद वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है, लेकिन जितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पाकिस्तान में हो गई है, अगर उसको हम परसेंटेज पॉइंट्स पे देखें तो ये खौफनाक है। और इसके आउटकम्स क्या हैं? यही जो आप देख रहे हैं
कि सोशल मीडिया के थ्रू मशहूर होना वाहिद ऑप्शन नज़र आती है। एक लोनली लाइफ एज अ वर्किंग एक्ट्रेस गुजारना, जहाँ पे आपकी फैमिली आपको रिजेक्ट कर रही है, आप डिफ़िकल्ट टाइम्स के थ्रू गुजर रहे हो, बड़े प्रेशर्स होते हैं। ऑडिशन करना, रोल मिलना ना मिलना, डायरेक्टर का प्रेशर, प्रोड्यूसर का प्रेशर, फ़ैन मीडिया का प्रेशर, ये सब कुछ फेस करना तने तनहा। हमने जो फ़ैमिलियल स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक डाउन कर दिया। शायद हमारे लोग एक वेस्टर्नाइज़ सकाफ़त के लिए तैयार नहीं थे, हमने उनको इक्विप नहीं किया उस तरह। कंदील बलोच का वाक़या फ़्रेश है हम सब के दिमाग में कि एक ख़ातून सोशल मीडिया इस्तेमाल करके मशहूर होती हैं, पैसे कमाना शुरू करती हैं, एक बहुत गरीब ख़ानदान से होती हैं, घर पैसे भी देती हैं, सिस्टम भी चलाती हैं, माँ और बाप उसको एज़ अपना बेटा देख रहे होते हैं कि ये फाइनेंशियली हमें सपोर्ट कर रही है, भाई उसका कत्ल कर देता है। इसको सिंपली ब्लेम कर देना कि जनाब लोग बैकवर्ड हैं, ये दुरुस्त नहीं है। दिस इज़ अ स्टेट फेलिंग। स्टेट ने जान के लोगों को बैकवर्ड रखा है, अनएजुकेटेड रखा है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से स्टेट ने उनको मजबूर किया है। ये क्यों है कि अगर आप बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपके पास वाहिद ऑप्शन है कि आप मारंग बलोच को ज्वाइन कर लें या BLA में चले जाएं। स्टेट हैज़ फेल्ड। ये क्यों है कि KPK के अंदर अगर आप नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं। जब ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं, आपको फाइनेंशियली कमज़ोर रखा जा रहा होता है, तो आपकी वैल्यूज़ और ट्रूथ्स एक्सट्रीमिस्ट बाय नेचर हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिबेट हो रही है कि सोशल मीडिया 16 साल से कम पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रही है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके नॉर्म्स क्या हैं। लेकिन ये डिबेट कहाँ हो रही है? सड़कों पे हो रही है, स्टेट पे नहीं हो रही। सड़कों पे डिबेट्स का मसला ये होता है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। यही कॉन्सिक्वेंस है। हमारे पार्लियामेंट में अगर ये डिबेट हो रही होती, जहाँ पे रैशनल एक्टर्स ये चीज़ सोच रहे होते, तो बात बनती। लेकिन हमारा पार्लियामेंट ये डिबेट क्यों करेगा? वो तो हम में से हैं नहीं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। वो बाय इलेक्शन नहीं, बाय सिलेक्शन आते हैं। और जब सिलेक्शन एक जमात की होती है तो बाकी जमातें कहती हैं हम प्रो डेमोक्रेसी हैं। जब दूसरी जमात की सिलेक्शन हो जाती है तो फिर बाकी जमातें प्रो डेमोक्रेसी हो जाती है। तो इन रियलिटी हम में से कोई प्रो डेमोक्रेसी नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ नूर नज़र बनना चाहते हैं। यही रेस है जिसके अंदर हम सब बैठे हुए हैं, और इस तरह के इंसिडेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली खौफनाक भी ज़्यादा हो रहे हैं। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका कोई अजीज़ 9 महीने से फौत हुआ हो और आपको पता ही ना हो। हम वाकई अब इंडिविजुअल्स आइलैंड्स बन गए हैं। इन पहाड़ों से हमें नीचे उतरना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर बहुत ब्लीक लग रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने आगे कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कभी इजहार नहीं किया कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। आजकल मार्केट में बड़े रूमर्स हैं कि जरदारी साहब को रिप्लेस किया जा रहा है। PPP कह रही है हमें पता है रूमर्स कौन स्प्रेड कर रहा है, विदाउट नेमिंग एनीबडी, वो ये बात कर रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब को असल में ये नहीं कहना चाहिए था। उनको ये कहना चाहिए था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट बन नहीं सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने इजहार नहीं किया, ऐसे तासुर दे दिया है कि अगर वो इजहार करेंगे तो उनको वो बना देंगे प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ ये लोग समझदार भी नहीं है, इनसे रियलिटी छुपाई नहीं जाती। और यही हाइब्रिड निज़ाम का प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड निज़ाम में जो लोग सबसर्विएंट होते हैं, पॉलिटिशियंस, उनको ये नहीं समझ आता कि हमने चापलूसी की लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। और ये प्रॉब्लमैटिक है, बिकॉज आपकी स्टेटमेंट्स दुनिया भर उठाएगी, उनको लेके जाएगी आगे और उसके ऊपर बहस करेंगे। जब लोग आपके सच को सच नहीं मानते, जब आप टेररिज्म की मद में बात करते हैं, उसकी वजह यह है कि वो आपको डेमोक्रेटिक ही नहीं समझते। क्योंकि आप एक तरफ जमहूरियत का एक लिबादा ओढ़ के बैठ रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ झूठ बोल सकते हैं तो फिर आप कहीं भी झूठ बोल सकते हैं। हालांकि हमारी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल स्टेज पे पोस्ट इंडिया के साथ वॉर बहुत अच्छी रही है, लेकिन ज़्यादा देर चल नहीं सकती।
उसकी वजह ये है कि जब आदिल राजा साहब को लॉन्च किया जाता है एक इमरान खान साहब के टेन्योर में कि तुम अब स्टेट के डिफेंडर बन जाओ, फिर वो स्टेट के बागी हो जाते हैं, फिर वो आपसे और मेरे से पैसे इकट्ठे करते हैं गो फंड मी अकाउंट्स के तहत, तो आपको ये चीज़ समझ आती है कि जो फ्लिप फ्लॉपिंग है ये प्रिंसिपल की बेसिस पे नहीं है। देखिए, प्रिंसिपली आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के साथ हैं। उस प्रिंसिपल के तहत 2024 में इलेक्शन हुआ, पीटीआई वो इलेक्शन जीती, धांधली करके उनको हरा दिया गया। 2018 में भी ये हुआ, 13 में भी ये हुआ। 24 का स्केल बहुत इंसेन था। मसलन एक 20 पार्टी की जमात को आपने इक़्तिदार में ले आए, अब उनको रिज़र्व सीट्स भी आपने दे दी। इसका अब लड़ने का तरीका क्या है? क्या इसका तरीका ये है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए? क्या इसका तरीका ये है कि सिस्टम के अंदर रह कर लड़ा जाए? या क्या इसका तरीका ये है कि लोगों को ये रियलिटी बताई जाए कि डेमोक्रेसी का जो ख्वाब हमें बेचा जाता है वो एक्चुअली इन्होंने हमें कभी देना नहीं है? इसमें हमारे सियासतदान, हमारे जज, हमारी मीडिया, ये सब इंक्लूडेड होते हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी इंक्लूडेड होती है। तो ये चीज़ आपको नज़र आती है। अब ये एक स्टेटमेंट शहबाज शरीफ से कितने सारी सच्चाइयाँ आप पे खुलती हैं कि उन्होंने कहा कि फ़ील्ड मार्शल आसिम नीर ने कभी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया प्रेसिडेंट बनने का, एज अपोज टू सेइंग कि ऐसी ख्वाहिश जो है वो इलीगल है, लिहाजा सरकार उसको क्यों कभी एंटरटेन करेगी। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। तो सबसे छोटे लेवल पे, जिसको हम कहते हैं स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, एक इंडिविजुअल जो आपके कैपिटलिस्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है, उसकी ज़िंदगी कितनी बुरी है। और सबसे बड़े पैमाने पे हु इज़ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, वो किस मुश्किल में है कि उनकी स्टेटमेंट्स नॉन डेमोक्रेटिक हैं इनहेरेंटली। हमने आपको कुछ अर्सा पहले कहा था कि सरकार जो है वो बड़ा लोन लेने की तैयारी में है, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के पर्सपेक्टिव से वो लोन पहले फ़ेज़ में हो गया है। 1.62 ट्रिलियन विया टी बिल बॉन्ड ऑक्शन सरकार ने रेज़ कर दिया है, लेकिन यहाँ भी उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया, लेकिन थोड़ी अमाउंट से किया। 1.7 ट्रिलियन का टारगेट था, लेकिन 1.62 अचीव कर लिया। अब सरकार इसको सेलिब्रेट करेगी बताने के लिए कि मार्केट की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स्ड मैच होता है। सरकार को पैसों की ज़रूरत होती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट करके अपने अमीर दोस्तों को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ख़रीद लो, हम तुम्हें गारंटीड प्रॉफिट देंगे। ये बेस्ट बिजनेस है दुनिया के अंदर कि पहले सरकार मेरे लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ बनाए, लेट्स से शुगर कार्टेल ऑफ पाकिस्तान के लिए। जब शुगर कार्टेल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे तो फिर शुगर कार्टेल को ही फ़ोन करके कि जनाब ज़रा थोड़ा सा हमें लोन तो दे देना, इस पर भी तुम्हें प्रॉफिट दे देंगे। तो ये एक इकॉनमी फ़िक्स तरीके से चल रही होती है कि अशराफिया आपस में खेल रहे होते हैं। जिस तरह साथ जैसे सलमान की नेटवर्थ $1 बिलियन है, मेरी $800 मिलियन है। मैं सलमान को कहते हैं यार 200 मिलियन का मुझे लोन दे दे, तो अगले फिस्कल ईयर में मैं बिलियनर होता हूँ, वो नहीं होता। रियलिटी ये है कि हम ये फॉल्स ट्रांजैक्शंस करके, जो फॉल्स होती हैं नॉट इन टर्म्स ऑफ उनकी लीगैलिटी बट फॉल्स इन टर्म्स ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, हम ये करके इकॉनमी साइज़ इंक्रीज़ करते रहते हैं, दुनिया को अच्छे इंडिकेटर्स दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारे लोग कमज़ोर हो जाते हैं। यही बात है, फॉल्स इकॉनमी इंडिया में भी चलती है, और इसकी वजह से वहाँ पे जो ये बड़े बड़े महल बनते हैं, जिस तरह अंबानी साहब ने बनाया अटिला के नाम से गालबन, जो पता नहीं उसका नाम क्या, मैं भूल गया, $2 बिलियन का महल है, तो उसी के साथ जो स्लम है उसकी हालत आप देख लें तो आपको लग पता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक बिल्कुल ब्लैक होल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ रियासत के पास ये ऑप्शन रह जाएगी कि वो अवामुन नास और एलीट्स में बाकायदा गैप रखे, एक डिस्टोपियन रियलिटी बनती जाए कि जनाब ये जो चार दीवारी है ये एलीट की है, इसमें एलीट रहेगी, बाकी सब कुत्ते बिल्ले बाहर। और अनफॉर्चुनेटली जब तक हमें ये पता चलेगा ये हो गया हमारे साथ, बहुत लेट हो चुका, क्योंकि हमें एक गेम खिलाई जाती है, द PTI PMLN PPP गेम। नवाज शरीफ इन द 90s एक लिबरेशन फोर्स थी PPP के शैकल से। हम PPP को जाबिर देखते थे पंजाब के अंदर कि जनाब सिंध से आए हुए, कराची से लोग हमारे पे जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने हमारी ज़मीनें भी तोड़ दी, फैक्ट्रियाँ भी हमारी खा गए, अब देखो नवाज शरीफ हर चीज़ बहाल कर रहे हैं। PTI ने नैरेटिव दिया कि ये सब करप्ट हैं, ये मुल्क खा गए, जो ट्रू भी है, इन्होंने बहुत मैसिव करप्शंस की हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया रियासत को, मैं इमरान खान द सेवियर होऊंगा। हमें सेवियर के पीछे लगा के कार्रवाई वही डल रही है 47 से लेकर आज तक, जिसको इमरान रियाज कहता है कि लोग बारीक वारदात डालें, ये वो असली बारीक वारदात है जिसके बारे में उनको बात करते हुए तकलीफ़ होती है। वो बारीक वारदात ये है कि स्टेट ने अपना बिज़नेस एज़ यूजुअल किया है, जो मर्ज़ी इक़्तिदार में हो। और रियलिटी एक और भी है, बेशक लोगों को ये बात पसंद आए या ना आए, स्टेट ने सेम प्लेबुक इस्तेमाल की है PTI के ख़िलाफ़ जो उन्होंने हर जमात के ख़िलाफ़ की है, और वो उतनी ही सक्सेसफुली काम किया। और मैं इसमें सबसे बड़ा दोषी समझता हूँ उन लोगों को जो हिस्ट्री से नहीं सीखे।
जब पीएमएलएन को तोड़ा गया था, फ्रेगमेंट किया गया था अर्ली 2000 से, मुशर्रफ साहब से सेम प्ले बुक लगी थी, पीपल्स पार्टी को सेम प्ले बुक लगाई की थी, एएनपी को सेम प्ले बुक लगी थी, कई और सियासी जमातें हैं उनको सेम प्ले बुक लगी थी। उन सियासी जमातों के अपने प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन रियलिटी ये है कि सेम फार्मूला इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान वही सर्कल खेली जा रही है हमारे साथ। अभी पीटीआई के अंदर डिसिडेंट्स हो करके, लोगों को बीच में से तोड़ के, ख़रीद के, कुछ लोगों को प्रो इस्टेब्लिशमेंट, कुछ को एंटी इस्टेब्लिशमेंट करके वो ये गेम खेल रहे हैं। अब जुनैद अकबर जो हैं वो कोई मूवमेंट चलाना चाहते हैं तो अपनी ही पार्टी दबा देती है। पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ फ़ैसला ही नहीं हो पा रहा मालिक कौन है। आलिया हमज़ा को अपॉइंट किया गया, लेकिन सलमान खान राजा, अली ज़फ़र की अपनी एक दंगल लड़ाई चल रही है जो बाय द वे प्रीडेट करती है पीटीआई को। ये इनकी बार पॉलिटिक्स के टाइम से लड़ाई चल रही है जो यहाँ पे ट्रांसलेट कर रही है। तो इसका रूट कॉज क्या है कि जो बंदा मैसेज को रिप्रेजेंट करता है उसकी कोई नहीं सुन रहा, उसकी पार्टी उस तरह नहीं चल पा रही। तो इस सारे सर्कल के अंदर हमें ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सरकार 1.6 ट्रिलियन रुपीज़ लोन भी ले लेगी, इंडिविजुअल्स की सेफ्टी सिक्योरिटी भी गारंटी नहीं करेगी, लेकिन मुझे और आपको ये लगेगा कि सबसे बड़ा इशू ये है कि इस सियासी लीडर को बाहर निकलना ज़रूरी है। अच्छा, उस सियासी लीडर के लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाने के लिए उसके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो गवर्नर कुंडी साहब जो इलेक्टेड नहीं है वो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये लोग अबव द लॉ नहीं है, ये रूल्स तोड़ेंगे, हम इनको पकड़ लेंगे। सदके जाऊँ आपके सर, क्योंकि पाकिस्तान में जब जब कानून टूटा है तो रियासत ने क्रैकडाउन ही किया है। ये क्रैकडाउन सिर्फ गरीबों के ख़िलाफ़ होता है या वो लोग जो इस वक्त नूरे नज़र नहीं है। ये क्रैकडाउन अगर कुंडी साहब आपके ख़िलाफ़ हो और आपकी जमात के ख़िलाफ़ हो तो आप सरकार गिराने की बात शुरू कर देते हैं, आप सरकार से ओहदे ज़्यादा मांगना चाहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। एक बहुत ही सिक डिस्टोपियन टाइप रियलिटी बनती जा रही है पूरी दुनिया की, सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया की। इसराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू किया किसी भी शेप और फॉर्म में, हम दोबारा हमला करेंगे। अमेरिका कह रहा है कि जनाब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप दोबारा हमला कर देंगे। तो यानी कि ईरान में 600 से ज़ायद लोगों को शहीद करने के बावजूद उनको चैन नहीं आ रहा। जो ये एक नेशन स्टेट का पैराडाइम है, ये 250-300 साल का एक एक्सपेरिमेंट है अलॉन्ग विद लेट्स से सेकुलर डेमोक्रेसी। ये बहुत ही खौफनाक और खूनखार रहा है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसकी फॉल्ट लाइंस बन रही हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं अवाम उन्नास को। मे बी अब टाइम है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस हो जाए। बस जो लोग जमहूरियत को चैम्पियन करते थे वो आज खुद पॉपुलिज्म के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठा रहे हैं कि जनाब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, एक थर्ड फोर्स होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर। पर शायद पॉपुलिज्म को चांस दे देना चाहिए। अगर लोगों की एक्चुअली सुन ली जाए तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ना करें, रियासत टफ डिसीजंस ले सके। मसलन आप इसे के लिए इमेजिन करें कि रियासत पाकिस्तान जो इकनॉमिकली अभी टीथर्स पे है, अगर उसका लीडर वो होता जिसको इलेक्ट किया गया था तो कम से कम आवाम ये डिफ़िकल्टीज़ हज़म तो कर लेती। आज वो हज़म भी नहीं हो रही, और हमारे ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कह के पुश अंडर द रग कर दिया जाता है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, पाकिस्तानियों के लिए दुआ करें, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, क्योंकि मामलात बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं वक्त के साथ। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।